नमस्कार। आज फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। भारत के संवैधानिक निकाय में आज जिस निकाय की चर्चा करने के लिए हम आपके बीच आए हैं वह है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पिछले दिन हम लोग कैग के बारे में देखे थे और उससे पीछे निर्वाचन आयोग के बारे में देखे थे। संवैधानिक निकाय की चर्चा हो रही है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। एक नज़र यूपीएससी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर डालें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया था और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली के शाहजहां रोड स्थित धौलापुर हाउस में है। धौलपुर हाउस में शाहजहां रोड में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं 1926 ईस्वी में जिसका गठन हुआ वह संवैधानिक कैसे हो गया। संविधान का निर्माण 1950 ईस्वी में पूरा हुआ। संविधान में इसको एक विशेष व्यवस्था दी गई। इसके लिए इसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। यह एक अस्थाई निकाय है, अस्थाई संवैधानिक निकाय है। इसका गठन केंद्रीय सेवाओं में भर्ती हेतु और अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती हेतु किया गया था। यानी अखिल सेवा में भर्ती के लिए यह एक संस्था है। केंद्रीय भर्ती के लिए एक गठित संस्था है। अभी इस पे बड़ी चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की बात हो रही है जिसकी वकालत की गई है और जो ग्रुप बी और सी लेवल एग्जाम होंगे उसके लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की वकालत की गई है और बहुत जल्दी एनआरए अस्तित्व में होगा। लेकिन फिलहाल हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। फिर से एक बार हम ध्यान में रखें, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती हेतु और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती हेतु यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन संवैधानिक इकाई के रूप में किया गया। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसके गठन, कार्य, इसके सीमाएं, इसकी स्वतंत्रता और इसकी भूमिका का जिक्र किया गया है। भाग की दृष्टि से देखा जाए तो यह भाग 14 में आता है। एक बार याद रखने के लिए, भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखें। सबसे पहले इसकी संरचना पर विचार करें तो इसकी संरचना के संदर्भ में संविधान ने जो व्यवस्था दी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चीफ होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब सवाल है कि यह आयोग कितना बड़ा होगा, इसका रूप कितना बड़ा होगा। इस संबंध में संविधान मौन है और वह राष्ट्रपति जी के विवेक के ऊपर छोड़ दिया है। राष्ट्रपति जी अपने स्वविवेक से, अपने चिंतन से और आवश्यकता के अनुसार जितना महसूस करेंगे उतना बड़ा स्वरूप उसका दे सकते हैं। सामान्यतः इसमें सदस्यों की संख्या 9 से 11 तक होती है। सामान्यतः बात की गई है, अनिवार्यतः नहीं। 9 से 11 तक इसके सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावे। अब इसके अध्यक्ष और सदस्य दोनों राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके लिए योग्यता क्या है, इस संबंध में भी संविधान कुछ स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। यद्यपि इस बात की व्यवस्था की गई है कि जितने सदस्य यूपीएससी के होंगे, संघ लोक सेवा आयोग के जितने सदस्य होंगे उनके आधे सदस्य, कम से कम आधे ऐसे होंगे जो 10 वर्षों का कम से कम सेवा का अनुभव रखते हों केंद्र या राज्य स्तर के किसी अधीनस्थ किसी पद पर। केंद्र और राज्य स्तर के अधीनस्थ किसी पद पर 10 वर्ष का सेवा करने वाले इसके सदस्य हो सकते हैं। ऐसे आधे सदस्यों के लिए कहा गया। शेष आधे सदस्य फिर राष्ट्रपति जी के विवेक के ऊपर आ जाता है। तो कुल मिलाकर इसके स्वरूप है 9 से 11 सदस्य वाला है। अध्यक्ष सहित
है ना। और इसके लिए जो व्यवस्था है इसकी नियुक्ति की और राष्ट्रपति जी करते हैं। अब बात यह है कि अध्यक्ष के खाली अध्यक्ष का पद रिक्त रहे या अध्यक्ष किसी कारण से अनियमित रहे, अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य कारणों से या अन्य किसी कारणों से अपने पद पर जो उनको कार्य करना है इसे नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष का चयन भी राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तब तक के लिए की जाती है जब तक कि अगले अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। यह हमारा था संरचना का। अब अध्यक्ष और जो उसके सदस्य हैं इसको बर्खास्त कैसे किया जाएगा, इनकी बर्खास्तगी के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है, उसका अधिकार किसको जाता है और उसको किस समय बर्खास्त किया जाए। तो बर्खास्तगी के बारे में जो बातें कही गई है संविधान में वो इस प्रकार से है। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि पद पर रहते हुए कोई सदस्य या अध्यक्ष किसी अन्य लाभ के पद पर रहे हों, किसी अन्य लाभ के पद पर रहे हों, उस स्थिति में या वो दिवालिया हो चुके हों इस स्थिति में, या उनसे पद की गरिमा ठेसित हुई हो इस स्थिति में, यानी दिवालियापन की स्थिति में, पद की गरिमा को ठेसित करने की स्थिति में और पद पर बने रहने के साथ किसी दूसरे लाभकारी पद पर भी अपनी सेवा देने की स्थिति में ऐसी कोई भी संभावना बनती है तो उच्चतम न्यायालय में इनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति इनको पद से मुक्त करते हैं, इनकी बर्खास्तगी होती है। हम अब आगे देखते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल पीछे भी हम लोगों ने देखा है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, सदस्य का। अध्यक्ष और सदस्य दोनों के कार्यकाल नियुक्ति से 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो जाए उसके अनुसार उन्हें सेवानिवृत्त समझा जाता है, उन्हें सेवानिवृत्ति मिल जाती है। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो फिर आगे उसका जो होगा इस संदर्भ में, यानी आगे वह अगर किसी पद पर अपनी सेवा देना चाहे तो इस संबंध में संवैधानिक व्यवस्था की गई है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य या अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा नियोजित किसी क्षेत्र में वह अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं, उस किसी भी क्षेत्र में उनका नियोजन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई राज्य सेवा आयोग का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर चुका हो और उसके पास उम्र बची हो तो वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए उसकी पात्रता बनी रहेगी, बची रहेगी, वह अध्यक्ष पद के लिए योग्य समझा जाएगा। तो ये हमारा था इनका क्या कार्यकाल और स्वतंत्रता। अब है हमारा इसका कार्य क्या है। तो कार्य तो हमने समझ ही लिया है कि इसका गठन ही हुआ था भर्ती हेतु। भर्ती किसकी भर्ती? केंद्रीय स्तर पर, अखिल भारत स्तर पर विविध सेवाओं की। तो ग्रुप ए, स्टैंडर्ड ए और बी, इस लेवल के जो एग्जाम होते हैं इसको संपादित करना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है, जिसमें क्लास 1 अधिकारी और क्लास 2 अधिकारी कर्मचारी इसका जो चयन होता है इसके लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, उसके लिए योग्यता निर्धारित करना, उसके क्षेत्र को, कार्य को यानी इसके संदर्भ में बताना, ये काम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है, यूपीएससी का है। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना है जिसकी चर्चा हम सीमा में विशेष रूप से करेंगे। यूपीएससी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, किनके कौन कौन सा क्षेत्र की भर्ती निकालनी है, भर्ती के लिए विज्ञापन देना है, ये तय करने का कार्य यूपीएससी को नहीं है। जो क्षेत्र तय हो जाएंगे, जो क्षेत्र तय हो जाते हैं उनके लिए, उसके लिए वो केवल भर्ती के लिए आवेदन देते हैं, भर्ती के लिए विज्ञापन निकालते हैं और हम लोग उसका आवेदन करते हैं।
तो इसकी वो सीमाएं हैं, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो क्षेत्र तय किया जाता है, जो क्षेत्र है वह खुद उसके द्वारा तय नहीं किया जाता, वरन कि उसके क्षेत्र का चयन या उसके क्षेत्र को तय करने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। ये इसके कार्य थे, यानी कार्य को फिर से एक बार हम देखते हैं। मूल कार्य इसका है भर्ती करना, भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करना, पद योग्यता, पद के अनुसार योग्यता का उसको ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना, अन्य सारे, और इस कार्य को करते वक्त वह पूर्ण स्वतंत्र रहता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। हम थोड़ी सी स्वतंत्रता उसकी बात करते चलें। राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं और जिन शर्तों पर उसकी नियुक्ति होती है वो कार्यकाल के दौरान उस शर्त में विशेषकर जो लाभ से जुड़ा हुआ है उसे कम नहीं किया जा सकता है। इसका जो वेतन होता है यह संचित निधि कोष से आता है, अर्थात सदन के द्वारा कानून बना करके इनके वेतन तय नहीं होते, इनका वेतन संचित निधि कोष से आता है। बहुत ध्यान देने की बात है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या उनके जो सदस्य होते हैं इनका वेतन किस कोष से आता है, तो वह संचित निधि कोष से इनका वेतन प्राप्त होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल, 65 वर्ष की आयु, संचित निधि कोष से इनका वेतन। और यूपीएससी के हमने सीमाओं का जिक्र किया, तो थोड़ा सा और आगे हम जानते हैं कि इसकी सीमाएं क्या क्या थी। तो एक तो मैंने बताया कि क्षेत्र का चयन वो खुद नहीं करता। दूसरी सीमाएं क्या है, किसी भी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है, यह भी तय यूपीएससी के द्वारा नहीं किया जाता। यानी सेवाओं में आरक्षण, अर्थात स्पष्ट कर लें, आरक्षण की बात, आरक्षण तय यूपीएससी नहीं करता, यूपीएससी केवल भर्ती तय करेगा, परीक्षा लेने का कार्य, प्रशिक्षण देने के कार्य, ये सब की बात जब आएगी तो यूपीएससी की होगी। लेकिन कितना परसेंटेज सीट, किस वर्ग को आरक्षित किया जाएगा, ये कार्य यूपीएससी का नहीं होता है। उसमें यह बाध्य है, मजबूर है, जो उसको दिशा निर्देश दिया जाएगा संसद की ओर से उसी काम को वह करेगा। और फाइनली एक बात हमको ध्यान में रखना है, यह भारत में जो प्रतिभा है उसको उसका उचित पद मिल सके, प्रतिभा का सम्मान हो सके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रतिभा के प्रहरी के रूप में, पहरेदार के रूप में कार्य करता है। यह यूपीएससी का एक सामान्य परिचय था। सामान्य परिचय के बाद एक नज़र फिर से हम इस पर डाल दें कि 315 से 323 में क्या है। अनुच्छेद 315 में इसके गठन की बात की गई है, 16 में इसके सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का जिक्र है, 317 में किस प्रकार से इनके सदस्यों की बर्खास्तगी या निलंबन हो सकता है, 318 में इसके सदस्य या कर्मचारियों की सेवा शर्त से संबंधित नियम और सख्ती का जिक्र किया गया है, 319 सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर रहे कैसे बने रहने से उनको रोका जाए, इसकी बात किया गया है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य का जिक्र है। 321 लोक सेवा आयोग के कार्य को विस्तारित करने की शक्ति देता है। 322 लोक सेवा आयोगों का खर्च के बारे में बताता है। और 323 रिपोर्ट अर्थात की प्रतिवेदन से संबंधित है। वर्तमान में जब हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, संघ लोक सेवा आयोग की बात अगर हम करें तो उसके अध्यक्ष के रूप में हैं प्रदीप कुमार जोशी, चेयरमैन के रूप में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने यूपीएससी का जिक्र किया, कल हम लोग एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा करेंगे। दोनों से थोड़ा मिलता जुलता है।